हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं है, उसके लिए सॉरी। कुछ इशू हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आई। आज है 3 जुलाई। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक अवेयरनेस की बात करना चाहूंगा। देखिए यार, आए दिन आप देखते होंगे कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। कभी दिल्ली मामला हो गया, कभी हरियाणा वाला हो गया, कभी कहीं और का मामला हो। तो इस तरीके से आप बहुत सारे केस देख चुके होंगे जिसमें चाहे बीएफ ने हो गया, जैसे श्रद्धा कांड फेमस है। इस तरीके के बहुत सारे केस आपके सामने आएंगे जिसमें बीएफ ने अपने जीएफ की हत्या कर दी। किसी ने गला काट दिया, किसी ने पैर काट दिया, किसी ने कुकर में उसको सीटी लगवा दी, किसी ने कुत्ते को खिला दिया। इस तरीके के वीडियो आते हैं आपके सामने, इस तरीके की न्यूज आती है अक्सर। पर ये होता क्यों? इसी तरीके की एक न्यूज ये भी है। ये कहाँ की न्यूज है? ये ब्रिटेन की न्यूज है। अब ये जो आप लड़के की फोटो देख रहे हैं, कौन है? इसका नाम है सविता थानवानी। ये भारतीय मूल की है, यानी इनकी ओरिजिन कहाँ की? तो भारतीय है। इसका नाम है सविता थानवानी। और इसके अलावा ये इसका बॉयफ्रेंड, इसका क्या नाम? इसका नाम है मेहर। इसने इसकी हत्या कर दी। अब आप देखेंगे अक्सर प्रेम संबंधों में ऐसा हो क्यों जाता है। एक टाइम पे तो ऐसा रहता है तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, चांद तारे तोड़ देंगे, ये वो सारी चीजें। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जान लेने पे उतार हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि अपने पार्टनर की जान ही ले लेते हैं, उसको इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। तो देखिए यार, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पे असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। यानी लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, सब्र नहीं है। अगर कोई बात हो गई, कोई पॉइंट हो गया, किसी और से बात करते हुए लड़की को देख लिया, या कोई और बात हो गई, किसी से आजकल लड़की बात करी, तो इस तरीके से उनको सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है कि उनके अलावा कैसे। उसके अलावा फिर होता है रिजेक्शन। अगर किसी लड़की ने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, देखिए रिलेशनशिप को मैं अच्छा या खराब नहीं बोलता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी उत्पादकता बढ़ रही है, यानी आप अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे लव हो, चाहे जो मन वो हो, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, या आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप लगातार गिरते जा रहे हैं, दिन ब दिन आपकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो फिर उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। क्योंकि हो सकता है आप 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना आपको तकलीफ हो, लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे ना, तो आपको हमेशा तकलीफ होगी। आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, आप अपने लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्या आती है। अगर आप रिलेशनशिप में, तो देखिए ये अच्छा या बुरा नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसके लिए कोई एक बंदा ये नहीं बता सकता कि अच्छा है या खराब है। अगर मेरे लिए, मान लीजिए मैं किसी रिलेशनशिप में, अगर मैं उसकी वजह से अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, मुझ में सुधार हो रहा है, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा हूँ, आगे अपने जॉब करियर पे ध्यान दे पा रहा हूँ, उन सारी चीजों को अच्छे से लेकर के चल पा रहा हूँ। और अगर आप हैं रिलेशनशिप में या मैं रिलेशनशिप, और उसकी वजह से डे बाय डे मैं डिक्लाइन होता जा रहा हूँ, मतलब मैं ना तो कैरियर में आगे बढ़ पा रहा हूँ, ना तो पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा हूँ, इस तरीके की चीज हो रही है, तो फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। हो सकता है शुरू में तकलीफ हो 4-6 महीने, लेकिन वो तकलीफ जो होगी आप एक बार झेलेंगे, उसके बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में लगातार बने रहते तो ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होते जाएगा और आप रोज तकलीफ में रहेंगे। आपका माइंड हमेशा अपसेट रहेगा, आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपका कैरियर नहीं ग्रो करेगा, इस तरीके से बहुत सारी समस्या होंगी। और फिर आप ये देखिए ना कि रिलेशनशिप एक जिंदगी तो नहीं है, उसके अलावा फैमिली भी तो है, आपकी दोस्त भी तो है, अपना कैरियर भी तो है। तो आप वहां पे फोकस करिए, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है यार कि किसी के जाने से कोई मर जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई छोड़कर के गया तो आप मर जाएंगे। ये बस सोच सोच की बात है। जब आप सोच लेते हैं तो ऐसा फील होता है आपको, अन्यथा ऐसा कुछ है नहीं। और अंततः रिलेशनशिप अच्छी है या खराब, इसका डिसीजन कोई और नहीं कर सकते। इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सिर्फ आप ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। तो इस वजह से वहां पे क्या अच्छा है आपके लिए, क्या सही है, क्या गलत है, रिलेशनशिप में रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सब आप ही डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि देखिए जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो एक तरीके से आप कंफर्ट जोन में होते हैं, फिर वहां से बाहर निकलने का मन नहीं करता आपका। आपको लगता है कि अगर ये छोड़ के गई है, छोड़ के गया, तो फिर मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। इस तरीके की चीजें ध्यान में आती है कि मैं कैसे रहूंगा या कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगा, इस तरीके की बातें ध्यान में आती है। लेकिन जब एक बार हो जाता है, 4-6 महीने बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आपको लगता है अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस तरीके की फीलिंग अपने आप आना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाता है। इन सारे तरीके में नहीं फंसना आपको। और अगर कभी कोई छोड़ के जाता भी है, देखिए रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहिए यार। रिजेक्शन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आप रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे थे, छोटी सी बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पता नहीं कौन कौन सी समस्या आएगी आपके लाइफ में। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो थी। ये कहाँ की वीडियो थी? ये ब्रिटेन की बात है। इनका नाम मैंने बता ही दिया, इनका भी नाम मैंने बता दिया आपको। ये अवेयरनेस की वीडियो। अगर कभी एग्जाम्पल देने की बात है, इथिक्स में हो गया, कहीं और हो गया, तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये है 12 साल के बाद
यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने हमारा नाम हटा दिया एक रिपोर्ट से। किस रिपोर्ट से? उस रिपोर्ट का नाम ये था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो भारत है वो बच्चों को यहाँ पे प्रशिक्षण देता है सेना का, यानी बच्चों को प्रशिक्षण देता है सेना का और सेना में भर्ती करता है भारत। अब ये किसकी हरकत है आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पे इसके पीछे किसका हरकत था? वो था पाकिस्तान का। क्यों? अब देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी ग्रुप हैं, उसके अलावा पाकिस्तान का था, ये किसी से छुपा नहीं है, सारे लोग जानते हैं। अब तो वैश्विक स्तर पर भी इसको मान्यता मिल गई है। तो वहां पे पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं या आतंकवादी जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं वो लोग क्या करते थे? बच्चों को पकड़ करके उनसे जबरदस्ती उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको भटकाते थे, उनसे बोलते थे कि तुम्हारा देश नहीं है, इसको अलग करो, ये सारी बातें करते थे, उनको प्रशिक्षण देते थे, उनको बंदूक चलाना सिखाते थे, उनको बमबारी करना सिखाते थे, ये सारी चीजें सिखाते थे। फिर क्या होता था? फिर हमारी सेना को अगर खबर मिलती थी तो उनको पकड़ के जेल में बंद करते थे या फिर उनके घर वालों को इन्फॉर्म करते थे ताकि इनको ले जाएं, इनको बचाएं, इनको संभालें। तो इस तरीके के मुद्दे जब आते थे तो फिर पाकिस्तान जाके क्या बोलता था यूएन में या वैश्विक स्तर पर कि भारत जो है बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा है और उनको सेना में भर्ती कर रहा है। इस तरीके की बातें रख करके हमारी बदनामी करता था इंटरनेशनल लेवल पर। और ये सारे मुद्दे कब से चले? 2010 से ही। हमारा नाम जो है, हमारे देश का नाम ऐसे ऐसे देशों के साथ रखा गया जैसे बुर्किना फासो हो गया, चाड हो गया, नाइजीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सारे लोग के साथ हमारा नाम रखा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, ऐसी धारणा बना दी थी। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक था। क्यों? क्योंकि इससे हमारी इमेज डिग्रेड होती है और इंटरनेशनल लेवल पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। फिर चाहे वो ट्रेड हो गया या द्विपक्षीय संबंध हो गया, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दों पर हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब इस तरह की किसी रिपोर्ट में हमारा जिक्र किया जाता है। तो 2010 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, यानी 2023 में आकर के लगभग 13 सालों बाद हमारा नाम इस रिपोर्ट से हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए भारत में एयर गन रखना अलाउ है, लेकिन उसके लिए क्या है? कुछ प्रोविजन है। ऐसा तो है नहीं कि आपका जिसका मन करे वो ला करके रख ले। अब एयर गन इतनी हल्की भी नहीं होती कि इससे किसी की जान ना जाए। देखिए मान लीजिए इससे किसी की जान नहीं जाती, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो पशु पक्षी को मार सकते हैं। उसके अलावा जैसे चिड़िया हो गई ना, उसको आप मार सकते हो। उसके अलावा क्या होता है? मान लीजिए किसी को मार दी, उसकी आंख फूट गई या किसी के पैर में धंस गया, तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो उसके लिए यहाँ पे भी प्रोविजन किए गए कि इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे देखिए आप लिखा गया भारत में एयरगन का उपयोग कानूनी है, लेकिन ये कुछ प्रतिबंधों और नियमों के साथ भी आता है। एयरगन को अपने साथ रखने या ले जाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना आवश्यक है, यानी इसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि हाँ आप एयरगन यूज करते हैं, आपके पास एयरगन है, उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका मन करा वो गया बाजार और दुकान से खरीद करके ले आए फिर अपने घर पे रखा। अगर आप लाइसेंस लेकर के नहीं आ रहे हैं और तब रखे हैं तो ये गैर कानूनी है और आपको इसके आधार पर सजा दी जा सकती है। प्रतिस्पर्धी खेलों या छोटे जानवरों के शिकार में भी एयरगन का उपयोग पाया गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से देश थे। यहाँ पे हो गया जैसे बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस। ये सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा नाम रखा गया था 2010 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों को सेना में या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आतंकवादी समूह में भर्ती किया जाता है। किस लिए? ताकि वहां पे अशांति फैलाई जा सके, देश को परेशान किया जा सके। तो वही सारी चीजें यहाँ पे थी, इसलिए हमारा भी नाम इनके साथ जोड़ दिया जाता था। अब ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसे देशों के साथ हमारा नाम जुड़ना कितनी शर्मिंदगी की बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हम इतने अच्छे तरीके से बच्चों को लेकर के चलते हैं, उनके ऊपर इतना ध्यान देते हैं, उनके लिए अलग स्कीम है, उनके लिए अलग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कई सारी स्कीमें हम चला रहे हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं स्पेशली। उसके अलावा फिर जम्मू कश्मीर वाला एक रीजन की वजह से जहाँ पे वो भी हम कर भी नहीं रहे, वहां पे कर कोई और रहा है, फिर उसी एक रीजन की वजह से, उसी एक यूटी की वजह से, उसी एक राज्य क्षेत्र की वजह से हमारा नाम बदनाम हो रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर। फिर ये तो ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे यही सारी बातें थी, हम लोगों ने ऐसे स्टेप लिए, फिर यूएन को मनाने में भारत सक्सेस हो गया। भारत जो है यूएन को समझाने में ये सफल रहा कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा हो जाता है गलती से, ये किसी और की चाल है, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। फिर भारत ने अपने स्कीम्स बताए, उसके अलावा अपने स्टेप बताए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए। फिर यूएन को लगा सही है, सही डायरेक्शन में लोग बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ से इस रिपोर्ट से हमारा नाम हट गया। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक तरीके से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी फिर से। ये बार बार हमसे बेइज्जत होता है, उसके बाद भी सुधरता नहीं है, बार बार हमें बदनाम करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, और बार बार खुद ही बेइज्जत हो जाता है, बार बार खुद ही बदनाम हो जाता है, उसके बाद भी सुधरने की कगार पर नहीं है। देखिए इसी तरीके से ना कि आप बार बार प्री में फेल हो पर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे कि क्यों फेल हो रहे हैं, या मेंस में फेल हो तो आप एनालाइज नहीं कर रहे कि क्यों फेल हो रहे हैं, और उसके अलावा फिर से आप जाकर के फेल हो जाए। तो ये दिक्कत उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, इसको आप पाकिस्तान में यहाँ से रिलेट मत करिएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया कि अगर आप अपने आप को यहाँ पे इवेलुएट नहीं करेंगे, अपने आप का आत्म मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई आपको एग्जाम निकाल करके नहीं दे देगा आईएएस का, अब वो करना आपको खुद ही है। यहाँ पे वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। 2010 के बाद पहली बार रिपोर्ट में बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत का नाम नहीं लिया गया है।
यानी लगभग 13 सालों बाद हमारा नाम इस रिपोर्ट से हटाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार द्वारा विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के मद्देनजर भारत को 2023 में रिपोर्ट से हटा दिया गया। किस लिए हटा दिया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो भी हम स्टेप उठा रहे हैं, खास करके बच्चों से जुड़े स्टेप, उसके लिए इस रिपोर्ट से हमारा नाम हटा दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि 2019 के बाद से विभिन्न नीतियों और संस्थागत परिवर्तनों की शुरुआत के कारण यह संभव हो सका है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सशस्त्र समूहों द्वारा लड़कों के इस्तेमाल और सुरक्षा बलों द्वारा लड़कों को हिरासत में लेने के कारण भारत इस सूची में रहता था। किस कारण है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में क्या होता था, सशस्त्र समूहों द्वारा लड़कों के इस्तेमाल और उसके अलावा सुरक्षा बलों द्वारा लड़कों को हिरासत में लेने के कारण। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है, यहाँ पे सिर्फ लिखी गई है और यहाँ पे मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई चीज सुनते हैं ना तो आपको ज्यादा याद रहती है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तब और जब आप सुनते हैं तब आप वहाँ पे डिफरेंस देखिए। जो चीजें आप सुनते हैं आपके दिमाग में, आपके कान में, आपके सारे जगह घूमती हुई चीजें, आप उसको ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण मुद्दों पर सहयोग और सहयोग के लिए एक रोड मैप विकसित किया गया था। सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय उठाए गए थे, कौन कौन से कदम किए गए थे, उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की सुरक्षा में सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण, उसके अलावा सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक। पैलेट गन क्या होती है? वही जो एयर गन हम बता रहे हैं जिसके लिए निशानेबाजी के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं या उसके अलावा जो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए पैलेट गन का यूज किया जाता है। तो वही होती है पैलेट गन। उसका कहाँ पे यूज किया जाता है? स्पोर्ट्स में। उसके अलावा देखिए उससे चिड़ी उड़िया मार सकते हैं या फिर किसी के अगर आंख में लग गया तो आंख फूट सकती है, पैर पे अगर लगता है तो पैर में चोट लगने की संभावना है। इससे इतना ही होता है, किसी की जान नहीं जाती इससे। किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों की देखभाल और संरक्षण 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण 2021, ये सारे स्टेप उठाए गए भारत द्वारा बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज यहाँ पे बताई गई, इसलिए यूएन ने हमारा नाम हटा दिया रिपोर्ट से। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की, अरे बच्चे और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट के बारे में। इसमें क्या बताया जा रहा है? बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिए संयुक्त राष्ट्र के अग्रणी वकील के रूप में कार्य करते हैं। कौन करते हैं? तो महासचिव। किसके लिए? बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव। ये किसके लिए काम करता है? तो यूएन के जो विशेष हेड होता है, विशेष वकील होता है, इसके लिए काम करते हैं। वार्षिक रिपोर्ट बाल सैनिकों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है। बच्चों पर युद्ध के असंगत प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें सशस्त्र संघर्ष के प्राथमिक पीड़ितों के रूप में पहचानती है। यानी ये रिपोर्ट क्या करती है? पहला पॉइंट यहाँ पे ये कि रिपोर्ट जो है वो वार्षिक रूप से आती है, यानी प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो ये करती क्या है? तो यहाँ पे बाल सैनिकों को एक व्यापक तस्वीर, यानी बच्चे जो होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के हैं या बच्चियां जो भी हैं 18 वर्ष से कम उम्र के, अगर उनको सेना में भर्ती किया जाता है, आतंकवादी समूह में भर्ती किया जाता है तो उसके ऊपर फोकस करती है। उसके अलावा अगर युद्ध हो रहा है, कहीं वार हो रहा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो वहाँ पे बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विशेष रूप से उसको देखती है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको जो है प्राथमिक तौर पर, यानी प्रायोरिटी किसको दी जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा? तो बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है अगर युद्ध में कोई प्रभावित हो रहा है। अब वहाँ पे प्रभावित होने वाली महिलाएं भी हैं, वृद्ध भी हैं, अन्य लोग भी हैं, लेकिन वहाँ पे प्राथमिक रूप से किसको देखा जाता है? तो बच्चों को देखा जाता है इस रिपोर्ट के द्वारा। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए पहले विशेष प्रतिनिधि को 1997 में, कब? तो 1997 में महासचिव द्वारा सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करने और उस उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नामित किया गया था। विशेष प्रतिनिधि को इन बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए और दुर्व्यवहार की निगरानी और रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अधिदेश के अनुसार विशेष प्रतिनिधि प्रतिवर्ष महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और मानवाधिकार परिषद को रिपोर्ट करता है। कहाँ पे? तो 2 जगह पे करता है। पहले तो महासभा में, यूएनजीए में, उसके अलावा दूसरा क्या करता है? मानवाधिकार परिषद में ये करता है रिपोर्ट। ये आर्टिकल है जीआई टैग के बारे में। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को, 7 चीजों को अभी जीआई टैग दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे जीआई टैग देने का फायदा क्या है, इसका मतलब क्या? आप मान लीजिए जीआई टैग किसी को दिया गया तो क्यों दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या, हमें क्यों चाहिए जीआई टैग? तो जीआई टैग देने के कई फायदे, जैसे इसका पहला तो यही होता है कि आपको ये मिल जाता है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट को दिया जा रहा है जीआई टैग तो उसका ये हो जाता है फायदा कि पहला तो ये कि इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता मिल जाती है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे इसकी जो है नकल यहाँ पे गैर कानूनी साबित हो जाती है, यानी अगर कोई इसकी नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सजा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है? तीसरा पॉइंट हो जाता है इसका आयात निर्यात, सामान्यतः इसका निर्यात कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे दिया जाता है, सॉरी आयात नहीं, यहाँ पे निर्यात कह सकते हैं। यहाँ पे इसका निर्यात बढ़ जाता है, यानी निर्यात में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। उसके अलावा इसकी एक विशिष्ट पहचान हो जाती है और ये फिर एक तरीके से यहाँ पे स्थापित हो जाता है कि ये चीज यहीं की है। इसके बाहर अगर कोई बनाता है, इसका कोई नकल करता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के अभी 7 चीजों को दिया गया। अब यहाँ पे यूपी पीसीएस मेंस होने वाला है,
तो उसके लिए ये अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ ये 7 नहीं, उसके अलावा जो भी दिए गए उत्तर प्रदेश का, आप उसको देख लीजिएगा एक दफा, ताकि आप अपने मेन आंसर राइटिंग में, हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे ना पूछे, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली पूछ ले, या आपको कहीं यूज करना पड़ जाए ये डेटा या फैक्ट, तो आप इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। जरूरी नहीं कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि इनडायरेक्टली पूछे, हो सकता है कि आप खुद अपने किसी आंसर में इसको यूज कर पाए, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी चीजों को दिया गया, तो अमरोहा के ढोलक, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, कालपी हस्त निर्मित कागज, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, उसके अलावा संबल हार क्राफ्ट, इन 7 चीजों को उत्तर प्रदेश की दिया गया है क्या, जीआई टैग। तब हम जीआई टैग का स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। यह एक चिन्ह है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाली वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है, यानी उसका एक पर्टिकुलर जगह होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, तो पहला तो यहाँ पे ये हो गया कि बाराबंकी पहला स्पेशल यहाँ पे एक एरिया हो गया। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे एक स्पेशल उत्पाद होगा, विशिष्ट उत्पाद होगा। जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो हथकरघा का उत्पाद जो होता है, यानी हाथ से निर्मित जो होता है, हाथ से बनाई गई वस्तुएं जो होती है वहाँ पे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होगा, दूसरा क्या होगा कि विशिष्ट विशेषता होगी उसकी, यानी जो सामान बन रहा है उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाएंगी, कुछ पॉइंट्स पाए जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें पाई जा रही हैं। कोई किसी में 1 2 4 इस तरीके से बताया जाएगा कि यहाँ पे ये सारी विशेषताएं पाई जाएगी, इस वजह से इसको दिया गया। इसका कार्य क्या है, तो जीएल उत्पादों के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए भारत में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 लागू है। अब यहाँ पे कब आया था, जीआई टैग अधिनियम कब आया था, तो 1999 में आया था। ये यहाँ पे आप याद रखेंगे, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999। इसके शासन निकाय कौन, उसको लेकर के कौन चलता है, इसका हेड कौन है, इसका गवर्निंग बॉडी कौन है, तो वह बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ का समझौता। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के चल रहे हैं डब्ल्यूटीओ का। और यहाँ पे एक बार आपसे यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रिप्स क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे, ट्रिप्स किससे जुड़ा है, डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बताया गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ का समझौता। उत्पाद यानी किस किस को दिया जा सकता है, ये तो कृषि के जुड़े उत्पाद हो गए। प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद, निर्मित उत्पाद का क्या मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, तो इन सारी चीजों को दिया जा सकता है। इसकी वैधता कितनी होती है, तो 10 वर्ष के लिए होती है। और यहाँ पे लिखा है कि नवीकरणीय, यानी 10 वर्ष तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 10 वर्ष के लिए हो जाएगा, फिर आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार करा ली तो फिर जिंदगी भर के लिए होगा। क्यों ऐसा किया जाता है, इसका फायदा देखिए ये कि मान लीजिए आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपको मिल गया जीआई टैग, फिर हो सकता है कि आपको जीआई टैग मिलने के बाद आप उसकी क्वालिटी गिरा दें, या जो उसकी विशेषता थी उसको खत्म कर दें, या उसमें कुछ कम ज्यादा कर दें, तो फिर से आप जब 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो क्वालिटी चेक होगी ना, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो फिर उस आधार पर दिया जाएगा आपको जीआई टैग। लोग भ्रमित नहीं रहेंगे ना कि मान लीजिए अगर आपको एक पहले आज जिस आधार पर मिला आपने वो आधार ही बदल दिया हो, और लोग अभी तक उसी आधार के बेस पे इसको खरीदे जा रहे हैं, इसको बढ़ावा देते जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वो फिर चीटिंग हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे 10 साल बाद रिन्यू करा सकते हैं आप इसको। अब इसका महत्व क्या है, जीआई टैग देने का महत्व क्या हो जाएगा, तो अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा, निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पाद की प्रमाणिकता का आश्वासन। अब इसका पंजीकरण कौन कर सकता है, प्रक्रिया में आवेदन दाखिल करना, प्रारंभिक जांच और परीक्षण, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेत जर्नल में प्रकाशन, पंजीकरण का विरोध और पंजीकरण शामिल है। यानी यहाँ ये सारे स्टेप है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आवेदन दाखिल करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर एक तरीके की जैसे होता है ना प्राथमिक जांच, वो होगी आपकी कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं, कोई ऐसे ही तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये होगा कि आप कारण बताइए कि क्यों आप इसको जीआई टैग में शामिल कराना चाहते हो, तो आप वो बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे होगा कि आप भौगोलिक संकेतक जो होता है उसमें प्रकाशित करेंगे क्योंकि इस चीज को जीआई टैग देने जा रहे हैं, इस चीज को जीआई टैग मिलने वाला है। अगर किसी को आपत्ति हो, किसी को विरोध हो, तो आकर के दे। जैसे अब देखिए यहाँ पे रसगुल्ला जो हो गया वो उड़ीसा और उसके अलावा पश्चिम बंगाल, इन दोनों के बीच विवाद था। तब यहाँ पे मान लीजिए अगर पहले वेस्ट बंगाल ने जाकर के कहा कि रसगुल्ला हमारे यहाँ का, इसको जीआई टैग दिया जाए, तो क्या हुआ, उड़ीसा ने जाकर के इस पे स्टे लगा दिया, मुझे विरोध है, मुझे आपत्ति इस पे, ये हमारे यहाँ का विशिष्ट उत्पाद है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उसका नाम प्रकाशित किया जाता है तो किसी को आपत्ति हो, किसी को विरोध हो, वो जाकर के अपना विरोध दर्ज कराए, और अगर फिर उसमें से डिसीजन लिया जाता है, अगर किसी को विरोध नहीं है तो फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, और अगर किसी को विरोध है तो उसका अलग तरीके से सुलझाव किया जाता है। ये आर्टिकल है फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। ये क्या होता है, यहाँ पे किसान मोबाइल ऐप करके एक ऐप है जो किसानों की सहायता करता है। तो वहां पे उसमें चेहरे के द्वारा आपकी केवाईसी प्रमाणित की जाएगी। अब केवाईसी क्या होती है, नो योर कस्टमर, ये होती है केवाईसी। आप अक्सर जानते होंगे कि बैंकों में अक्सर कराना पड़ता है आपको, या कई जगह और कराना पड़ता है। तो वहाँ पे पहले क्या होता था, देखिए पहले होता ये था कि किसान ऐप के थ्रू
आपको ओटीपी आती थी, आपको फिंगर लगाना पड़ता था, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती थी। अब क्या है कि किसान घर बैठे अपना फेस दिखाएंगे किसान मोबाइल ऐप पर, उसके बाद वहां पे जाकर के बैंक में अपने आप ई केवाईसी जनरेट हो जाएगी, या और जहां भी इनको केवाईसी कराना है तो ये अपना फेस दिखाएंगे, वहां पे केवाईसी जनरेट हो जाएगी। अब इसका फायदा भी कुछ है तो कुछ नुकसान भी है। जैसे फायदे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो सकता है कि किसान को बैंक नहीं जाना है, वह उस समय में अपना जाकर के कुछ काम कर लेगा। वैसे एक प्रेशर रहता है कि यार 10 बजे बैंक खुलेगा तो 10 बजे हमको जाना है, इस तरीके से किसान अपना काम कर लेगा। और फिर जब बैंक खुलेगा वहां पे आके घर पे मोबाइल पे एक मोबाइल के सामने बैठ जाएगा, चेहरा दिखाएगा, वहां पे केवाईसी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे नुकसान देखिए, अब किसान जो है वो इतने, हर किसान इतना एजुकेटेड तो है नहीं कि वो मोबाइल चला सके। उनको ज्यादा से ज्यादा क्या बताया जाता है कि ऐसे देखिए ऐसे कॉल उठता है, इससे कॉल करता है, और फिर सबके पास टच स्क्रीन मोबाइल हो या स्मार्टफोन हो जरूरी तो नहीं है। किसान बेचारे बटन वाला मोबाइल लेकर के चलते हैं, कीपैड वाला मोबाइल, तो फिर उनको और भी दिक्कत है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे अशिक्षा हो गई, जागरूकता का अभाव हो गया, जानकारी की कमी हो गई, इन सारी चीजों को लेकर के दिक्कत भी यहाँ पे फेस वाला करने से। उसके अलावा कुछ फायदे भी हैं, जैसे टाइम सेविंग हो जाएगा, इजी हो जाएगा, उसके अलावा चीटिंग नहीं हो पाएगी। इस तरीके से बहुत सारे फायदे भी तो कुछ नुकसान भी है। यहाँ पे देखते हैं पीएम किसान ऐप के बारे में। इसे कब लॉन्च किया गया था, देखिए इसे फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। इस ऐप से किसान घर बैठे आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से किसने बनाया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा इसको बनाया गया है। इन दोनों के सहयोग से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कौन है तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये दोनों मिलकर के काम किए इस पे। इसके फायदे क्या है, तो पहला है उन्नत पहुंच, चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा भौतिक बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे किसान अपने मोबाइल फोन से ई केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने में सक्षम हो जाता है। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि भौतिक बायोमेट्रिक सत्यापन, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप पहले देखिए, अगर आपको केवाईसी जनरेट करनी है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा बैंक। अब वहां पे क्या होगा, वहां पे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा केवाईसी का, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपका फिंगरप्रिंट लेंगे, यानी आपको वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। इसी को जब आप कोई चीज प्रेजेंट हो वहां पे तो उसको कहा जाता है फिजिकल, तो वहां पे यही आपको उपस्थित होना पड़ेगा। जबकि ये फेस वाला जब से हो गया तो आपको उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप अपना फेस स्कैन करिए इस किसान मोबाइल ऐप पे, फिर वहां पे अपना केवाईसी आपकी जनरेट हो जाएगी। मोबाइल आधार लिंकेज मुद्दों को संबोधित करना, चेहरे की पहचान का उपयोग करके योजना उन किसानों को समायोजित करती है जिनका मोबाइल नंबर उनके आधार से जुड़े नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक नहीं है, फिर भी ये योजना जो है किसान ऐप जो है आपका चेहरा स्कैन करेगी। उसके बाद क्या करेगी, आपका बैंक हो गया और आपका किसान ऐप हो गया और आपका आधार कार्ड हो गया, इन सब में आपका फोटो मैच कराएगी या आपके बायोमेट्रिक डेटा जो है उसको मैच कराएगी। फिर आपको क्या करेगी, यहाँ पे आपको सुविधा प्रदान करा देगी। आपको इसके लिए अगर आधार कार्ड नहीं जुड़ा है मोबाइल से या मोबाइल नंबर उसमें अपडेट नहीं हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई उससे। यहाँ पे बुजुर्ग किसानों के लिए सरलीकृत प्रक्रिया बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, कोई भी मोबाइल लेकर के आप इनका फेस स्कैन करा दे तो वहां पे आपका केवाईसी जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हम एक योजना को कवर कर लेते हैं। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान इसको कहा जाती है। अक्सर चर्चा में बनी रहती है। इसमें कहा क्या है, तो इसमें कहा गया कि 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किसान को दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाएगा, तो 3 समान किश्तों में दिया जाएगा। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 महीने में, हर 4 महीने में कितना दिया जाएगा, तो 2,000 दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब एक योजना आई थी तो यहाँ पे बहुत विवाद भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 6,000 से क्या हो जाएगा, किसानों की ये बातें उठाई गई थी, मुद्दे उठाए गए थे कि एक वर्ष में 6,000 कितना है किसानों के लिए, उससे क्या हो जाएगा, इतने में तो यूरिया भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगी, और बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे। और वहीं पे जो अपोजिशन वाली पार्टी थी या कांग्रेस पार्टी जो थी, साफ साफ कह, देखिए अगर कभी भी आंसर राइटिंग होती तो आपको पार्टी का नाम नहीं लिखना है, किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखना है, चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका नाम वहां पे आपको यूज नहीं करना है। तो वहां पे अपोजिशन पार्टी ने क्या कहा था कि आपको 6,000 रुपए प्रत्येक महीना दिया जाएगा, ना कि सालीना। जबकि आप इस योजना में क्या है, इस योजना में वार्षिक रूप से 6,000 दिया जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि अपोजिशन पार्टी सत्ता में नहीं है, तो वहां पे 6,000 रुपए महीने वाली बात भूल जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कब लॉन्च की गई थी, तो 1 नवंबर 2018 को योजना लॉन्च की गई। वित्तीय लाभ क्या है, तो 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 समान किश्तों में। योजना का दायरा क्या है, यानी कौन इसका लाभ उठा सकता है। तो पहले योजना कितने थी, तो 2 हेक्टेयर या उससे कम लोग, जो जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है उनके लिए थी, लेकिन आगे चल करके इसको सबके लिए विस्तारित कर दिया। यानी अब कौन फायदा उठा सकता है, तब सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 हेक्टेयर तक का याद रखें कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है सिर्फ वही इसका यूज कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे इस योजना का लाभ कोई भी उठा सकता है। वित्त पोषण कौन करता है, इसके लिए पैसा कौन प्रोवाइड करता है, तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में क्या फर्क है, देखिए
केंद्रीय क्षेत्र की योजना से मतलब ये होता है कि जिसमें 100% 100% पैसा कौन देगा, केंद्र प्रोवाइड कराएगी। जबकि केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या मतलब होता है, इसमें मतलब ये होता है कि जहाँ पे लागू किया जा रहा है वो स्टेट या यूटी, यूटी में तो वैसे भी केंद्र सरकार ही करेगी, वहां पे वो स्टेट प्लस केंद्र सरकार दोनों मिल करके कुछ कुछ प्रोवाइड कराएंगे। मैक्सिमम क्या होता है 50-50 होता है या 60-40 होता है, ये रेशियो होता है। और नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर के लिए कितना होता है, तो 90 और 10 का रेशियो होता है। तो आप ये बता रहे हैं कि अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100% पैसा कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। और केंद्र प्रायोजित योजना है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के पैसा देंगे। कार्यान्वयन कौन कर रहा है इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, ऐसे खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगुल से फंसने से बचाना और खेती गतिविधि उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना। पीएम किसान मोबाइल ऐप, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कोई प्रतिनिधि है, कोई राजनेता है, तो वहां पे 2 जगह से या 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। यहाँ पे इसको लेकर के एक प्ले गई थी, एक याचिका गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी हमारे राजनेता है, जो भी नेता है, उनको क्या करना है, तो उनको 2 जगह से चुनाव ना लड़ने दिया जाए, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव ना लड़ने दिया जाए। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं और सिर्फ फायदा किसको, तो वह नेता को। तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये भाई संसद का मामला है। तो वहाँ पे आप संसद इसको डिसाइड करेगी, वो इसके लिए कानून बनाएगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, संसद का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को, इस याचिका को खारिज कर दिया गया। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर 2 जगह से कोई चुनाव लड़ता है तो उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसके बारे में चुनाव आयोग ने क्या कहा, उसके बारे में सरकार का क्या रवैया रहा है, या उसके बारे में अन्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे इस आर्टिकल में। आइए अपने किसी देरी के इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज क्यों की। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि हम इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संसदीय संप्रभुता और राजनीतिक लोकतंत्र का मामला बताया, इस वजह से इसने खारिज कर दिया। संसदीय संप्रभुता के क्या मतलब है कि इस तरीके के मुद्दे यहाँ पे संसद डिसाइड करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। हर मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकते। और फिर आर्टिकल 50 या अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि यहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल 50 या अनुच्छेद 50 क्या कहता है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो न्यायपालिका होगी और जो कार्यपालिका होगी या विधायिका होगी, इनके बीच क्या होगा, तो इनके बीच एक पृथक्करण होगा, शक्तियों का पृथक्करण होगा। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जाकर के इंटरफेयर नहीं करेगी, और कार्यपालिका या विधायिका यहाँ पे आकर के न्यायालय के बीच इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों अपने आप को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग रखेंगे ताकि हमारा देश अच्छे से चल सके, एक दूसरे की पावर को ओवर रीच ना कर रही। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। मामला पूरी तरह से विधायक डोमेन के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट बताया था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब यहाँ पे बताया कि अगर 2 जगह से 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या है, उसके बारे में क्या कानूनी प्रावधान है, हम उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब यहाँ पे आगे चल करके हम आरपीए ही कहेंगे इसको। आरपीए की धारा 33(7) एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी चुनाव, जैसे कि संसदीय, राज्य विधानसभा, द्विवार्षिक परिषद या उपचुनाव लड़ने की अनुमति देती है। यानी यहाँ पे कौन सी धारा है, तो 33 या 33(7 यही कहती है कि आप 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो गया, चाहे विधानसभा का हो गया, चाहे लोकसभा का हो गया, उसके अलावा कोई और चुनाव हो गया, तो वहाँ पे आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। यह प्रावधान 1996 में पेश किया गया था। अब यहाँ पे आप एक चीज आपको देख और हैरानी होगी कि 1996 में ये बात जोड़ी गई थी कि आप अधिकतम 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि 1996 से पहले कोई सीमा ही नहीं थी कि आप 10-20 जगह से चुनाव लड़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ पे बताया, इससे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी, जहां से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता था। यानी 1996 के पहले आप 10 से 20 जगह से चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पैसा, आपके पास टाइम है, जाइए आप जहां मन वहां से लड़िए। 1996 में ये जोड़ा गया कि अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। आरपीए की धारा 70 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में एक से अधिक सीट के लिए चुना जाता है, तब तक जब तक कि वह निर्धारित समय के भीतर सभी सीटों को एक इस्तीफा नहीं दे देता, सभी सीटें खाली रहेंगी। यानी यहाँ पे आरपीए की धारा 70 क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आप एक से अधिक जगह से चुने गए तो आपको किसी न किसी एक से इस्तीफा देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी सारी सीटें खाली मान ली जाएंगी। तो वही यहाँ पे बताया रहा है कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट वे में क्या कहा जा रहा है कि 70 जो है आरपीए की धारा 70 ये क्या बताता है कि आप 2 निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधि नहीं कर सकते हैं। यानी आप चुनाव तो लड़ सकते हैं 2 जगह से, आप चुनाव लड़ना चाहे तो बिल्कुल लड़िए, लेकिन 2 जगहों को आप ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यानी 2 निर्वाचन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट आप नहीं करेंगे।
किसी एक को ही रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप किसी एक को छोड़ते नहीं है समय सीमा के भीतर तो आपका दोनों खाली मान लिया जाएगा, दोनों पद खाली मान लिए जाएंगे आपके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है धारा 33(7) की वैधता क्या है, इस पर सरकार क्या कहती है, उसका सरकार का रवैया क्या है यहाँ पे। उसके बाद चुनाव का रवैया क्या है यहाँ पे। देखिए सरकार का मत यह है कि कानून चुनाव लड़ने के उम्मीदवार के अधिकार को कम नहीं कर सकता है और उम्मीदवारों को राजनीतिक पसंद को कम नहीं कर सकता है। संशोधन से पहले उम्मीदवार कितने भी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते थे। सरकार ने कहा था कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिबंध काफी उचित था और अब कानून को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप यहाँ पे देख ही सकते सरकार को ना, वही नेता लोग ही तो बना रहे भाई। वो क्यों चाहेंगे कि उनका अधिकार कम हो या 2 जगह से छोड़कर के एक जगह से लड़ा जाए। जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री जी वो कहाँ से लड़े थे, गुजरात से चुनाव लड़े थे, एक वाराणसी से लड़े थे। तो यहाँ पे वही आप देख सकते हैं कि 2 जगह से वो खुद खड़े हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता जैसे ममता बनर्जी जी जो हैं, इस तरीके से बहुत सारे नेता हैं जो 2 जगहों से लड़ते हैं ताकि वहां पे उनकी राजनीतिक करियर बचा रहता है। फिर सरकार क्यों ही चाहेगी कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए, फिर किसी एक जगह से लड़ा जाए या उनके अधिकार सीमित किए जाए, उनके बहुत सारे अधिकार सीमित हो जाएंगे इस तरीके से। तो सरकार नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी। इसलिए सरकार ने कहा कि जो 2 जगह से लड़ने वाला बात है, 2 जगह से चुनाव लड़ने का जो प्रावधान है वो सही है, उसको ठीक तरीके से लेकर के चला जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं चुनाव आयोग का क्या मतलब है। चुनाव आयोग इस पे क्या कहता है। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा कि 2018 में एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने 2004 में धारा 33(7) में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। यानी जो हमारा इलेक्शन कमीशन उसने कब प्रस्ताव दिया था, 2004 में ही ये प्रस्ताव दिया था कि जो यहाँ पे धारा 33(7) इसमें संशोधन किया जाए या 2 जगह से चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित किया जाए। चुनाव आयोग ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों से जीतता है तो उसे 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक सीट खाली करनी होती है, जिसका अर्थ है कि उपचुनाव के संचालन पर परिहार व्यय वाले निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे जब 2 क्षेत्रों से चुना जाएगा तो किसी एक को खाली करना है। ये कौन कहता है, आरपीए की धारा 70 कहती है कि आप किसी एक सीट को खाली करना है, आप 2 जगह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो फिर जब वहां पे आप खाली कर देंगे सीट, फिर एक सीट खाली, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उपचुनाव कराना पड़ेगा। उपचुनाव में फालतू के खर्चे, फालतू का समय, स्टाफ, बहुत सारी चीजें वहां पे देखनी पड़ेगी, पूरा मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार को विधानसभा में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए, यानी अगर आप विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 5 लाख रुपए देना पड़ेगा अगर आप 2 जगह से लड़ते हैं। और अगर आप लोकसभा के लिए लड़ते हैं चुनाव 2 जगह से तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो उपचुनाव होगा उसका खर्चा इन्हीं से निकाला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये भी एक मुद्दा आ जाता है कि अगर 5 लाख और 10 लाख की बात है तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, यानी सबके लिए समान नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एक तो है मान लीजिए जैसे अखिलेश यादव हो गया या राहुल गांधी हो गया, अब इनके लिए 5-10 लाख बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन एक आप अपने आप को ले लीजिए, अगर आप एक मिडिल क्लास से निकल करके आ रहे हैं या कोई हमारी तरह है जिनके लिए 5-10 लाख बहुत बड़े अमाउंट है, फिर वो कैसे 2 जगह से लड़ेगा, फिर तो ये एक तरीके से समान नहीं रह जाएगा दोनों के लिए, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज भी है, अगर कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है दोहरी उम्मीदवारी से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। देखिए संसाधनों की बर्बादी, जाहिर सी बात है कि जब उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में दिक्कत तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे एक बार चुनाव कराया गया था, उसमें स्टाफ लगे थे, अब देखते हैं कि अक्सर शिक्षकों को ही लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज लगी, उसके अलावा पैसे लगेंगे, मशीनरी लगेगी, पूरा सिस्टम लगेगा, फिर लोगों को वोट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे संसाधनों की बर्बादी होगी, उसके अलावा समय की बर्बादी होगी, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हितों का टकराव। अब मान लीजिए 2 क्षेत्रों से लड़ते हैं, दोनों क्षेत्रों से जीत गए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमने भी आपको जिताया, ए ने भी आपको जिताया, बी ने भी आपको ही जिताया। अब एक को तो आपको छोड़ना है, चाहे ए को छोड़िए चाहे बी को छोड़िए, किसी एक को तो छोड़ना है। तो फिर जिसके साथ आप छोड़ेंगे उसके साथ तो दगाबाजी हो गई ना, उसके साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि उसने आपको जिताया था ये सोच करके कि आप उसका प्रतिनिधि हैं, आप उसको प्रतिनिधित्व देंगे। आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जा करके दूसरे वाले को दे रहे हैं, आपको जहां अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से उसका दगाबाजी होगी। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप यहाँ पे जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता, उपचुनाव कितने दिनों में होना चाहिए, तो 6 महीने के भीतर उपचुनाव करा लेने हैं। जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता तब तक उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उस क्षेत्र का उनका प्रतिनिधि कोई नहीं रहेगा फिर संसद में या लोकसभा में या विधानमंडल में। इस तरीके से फिर उनके साथ ये दगाबाजी हो जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है विरोधाभासी प्रावधान। विरोधाभासी प्रावधान का क्या मतलब है कि आरपीए की धारा 33(7) और आरपीए की धारा 70 जो है, इन दोनों में अलग अलग बातें कहेगी। कैसे, 33(7) जो क्या कहता है कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन 70 क्या कहता है, 70 ये कहता है कि 2 जगह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यानी चुनाव लड़िए ये ठीक है, लेकिन आप दोनों जगह को लेकर के बैठ नहीं सकते, यानी 2 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, तो 2 क्षेत्रों को लेकर के नहीं चल सकते, किसी एक क्षेत्र को आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे विरोधाभास हो जा रहा है। फिर मतदाता भ्रम। अब यहाँ पे क्या बताया, भ्रमित हो सकते हैं कि कौन सा उम्मीदवार उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं 2 क्षेत्रों से, जो जीत गया फिर आपको एक छोड़ दिए, फिर वहां पे दूसरा चुनाव हो रहा है, फिर यहाँ पे इनको ये हो सकता है यार ये वाले हैं कि वो वाले हैं, ये भी दिक्कत हो सकती है। भ्रष्टाचार की धारणा। कई निर्वाचन क्षेत्रों से दौड़ना भी उम्मीदवार की प्रेरणा के बारे में सवाल उठा सकता है और भ्रष्टाचार की धारणा बना सकता है। लोकतंत्र को खतरा, यह निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को कमजोर करता है। ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जुड़े हुए।
यहाँ पे मिला जुला के अगर आप देखें तो फायदा किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेताओं का है। इससे दो जगह से लड़ने से ना हमारा कोई फायदा ना किसी और का कोई फायदा, सिर्फ और सिर्फ नेताओं का फायदा है। और यही वजह है कि अभी तक इसको बदला नहीं गया, यही वजह है कि इसमें अभी तक संशोधन करके इसको समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि नेताओं का फायदा है। अगर नेताओं का फायदा ना होता ना तो अब तक ना जाने कितना बार बदल दिए होते इसको। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेताओं का फायदा होने की वजह से, हालांकि ये सारी चीजें आपको पॉइंट यहाँ पे बोलना नहीं, इंटरव्यू में आपको आंसर राइटिंग में निकला है, लिखना जो है वो ये सारे ऑफिशियल पॉइंट आपको पक्ष विपक्ष दोनों लिख देना, किसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीजें लिखनी है, जो यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको ना तो इंटरव्यू में बोले ना लिखनी है, जो एकदम ज्यादा जैसे किसी का नाम लेकर के डायरेक्टली बोला तो इस तरीके से आपको बचना है। ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज है, अन्य महत्वपूर्ण खबर है जिसको हम देखेंगे, कुछ वन लाइनर टाइप के कह लीजिए आप, या फिर जो आपको अवेयरनेस के लिए है या डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके की न्यूज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में। पहला है मसौदा वैश्विक महामारी समझौता, इसको किसने जारी किया, इसको WHO ने जारी किया है। किस लिए जारी किया है, तो यहाँ पे जो महामारी आई थी कोरोना, उसके तरीके से अगर कोई महामारी आती है कोई और महामारी आती है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए जारी किया है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो 20% आरक्षण की बात की जा रही है, कहाँ के लिए, जो गरीब देश है। जैसे आप देखें कि कोरोना में कुछ देश ऐसे थे जो यहाँ पे बूस्टर डोज ले रहे थे, वहीं पे कुछ देश ऐसे थे जिनको एक भी वैक्सीन नहीं मिली थी। तो इस असमानता को दूर करने के लिए WHO वैश्विक मसौदा महामारी समझौता लेकर के आया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 20% दवाएं या वैक्सीन या जो भी होगा उसको आरक्षित कर दिया जाएगा ऐसे देशों के लिए। और वहाँ पे आप IPR दायर ना करें। IPR क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार आप वहाँ पे दायर ना करें जो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन बन जाते हैं, जैसे कोविड-19 की दवाएं थी। अब वहाँ पे अगर आप IPR दायर कर देंगे तो फिर दवाएं इतनी महंगी हो जाएंगी, उसको खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपने रिसर्च किया, आपने दवा बनाई, अब एक इंजेक्शन का दाम आपने रख दिया 15,000 रुपए। आप सोच करके देखिए कि फिर उसको कौन अफोर्ड कर पाएगा। अफ्रीका जैसे देश जहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, खाने के लाले पड़े उनको, तो वहाँ फिर 15,000 का टीका कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए WHO ने कहा कि यहाँ पे आप IPR दायर ना करें जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में थी उसके लिए। ये सारी बातें यहाँ पे बताएगी। और यहाँ पे ये बताएगी कि अगर कोई पैथोजन निकल करके आता है, जैसे कोविड-19 निकल करके आया था, तो चाइना ने क्या किया था, काफी देर तक चाइना इसको छुपा लिया था, WHO को खबर ही नहीं दी थी। तो यहाँ पे बताया कि अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो आपको घंटों के भीतर इन्फॉर्मेशन देनी, यानी अगर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ये नहीं कि आप इसको छुपा करके रखें और फिर इसको अपने तरीके से 10 महीने 10 दिन 20 दिन इस तरीके से 4 महीने 6 महीने छुपा करके रखेंगे, फिर नुकसानदायक होगा सबके लिए। इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको जितना जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है WHO को, ताकि आप इसके लिए दवाई बनाया जा सके, इसके लिए काम किया जा सके, इसके लिए लोगों को सचेत किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेना स्पेक्टिबिलस। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का पौधा है। इसकी ओरिजिन कहाँ का पौधा था, ये अमेरिका का। ये भारत में क्या कर रहा था, भारत में आया था ये सजावटी पौधे के रूप में। ये भारत में आया था खूबसूरती बढ़ाने के लिए, सजावटी के लिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है, आया तो था किसी और काम के लिए, कर कुछ और काम रहा है। आया था सजावटी के लिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अब कर ये रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय पौधे हैं इनको खा रहा है, मतलब इनका नाश कर रहा है। आप सुने उनकी विदेशी आक्रामक प्रजातियों की वजह से देशी प्रजातियों का विलोपन हो जाता है, तो वही यहाँ पे कर रहा है, इस वजह से चर्चा में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, केरल वन अनुसंधान संस्था सेना स्पेक्टिबिलस विदेशी आक्रामक पौधे को मिटाने के लिए एक प्रबंधन योजना लेकर आई है। सेना स्पेक्टिबिलस के बारे में एक छोटा गोल पर्णपाती पेड़ है जो पीले फूल पैदा करता है। यहाँ पे अलग वगैरह है, उसको मैं सही कर दूंगा PDF में, आप उसकी टेंशन ना ले। अमेरिका की मूल प्रजाति है ये, इसे सजावटी पौधे के रूप में भारत लाया गया था। पहले क्षेत्रों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आदि शामिल है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ का पौधा है, कहाँ से आया था, तो अमेरिका से आया था। दूसरा, ये कहाँ पे लगाया गया था, तो केरल में। इसके लिए कौन अभियान चला रहा है, तो केरल वन अनुसंधान संस्थान ये अभियान चला रही है इसको समाप्त करने के लिए, ताकि जो देशी पौधे हैं उनको बचाया जा सके। यहाँ पे अगर ये देखिए चर्चा में आ गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, मुदुमलाई हो गया और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये सारी चर्चा में आ गया। तो इसको दफा आप मैप पे देख लेंगे, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है नई स्टार्ट संधि के बारे में। ये संधि किस लिए आई थी, यहाँ पे जो आई थी ये हथियारों को सीमित करने के लिए आए थे। किसके किसके बीच हुए थे, तो ये हुए थे अमेरिका प्लस रसिया के बीच। क्यों, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि जो वर्तमान समय यहाँ पे एक दूसरे से होड़ लगी कि कौन ज्यादा हथियार बना सकता है और कौन अत्याधुनिक हथियार बना सकता है, कौन सबसे बेहतर हथियार बना सकता है, किसके पास सबसे अधिक परमाणु बम है, किसके पास सबसे अधिक गन है, किसके पास सबसे अधिक हेलीपोर्ट्स है, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो इसी को रोकने के लिए, दोनों में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए ये संधि की गई थी। इसका पूरा नाम क्या है, तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट। अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता जो रणनीतिक हथियारों की सीमा निर्धारित करता है। इसने रणनीतिक आक्रामक हथियारों पर केंद्रीय सीमा निर्धारित की है और उन दोनों पक्षों पर उन सीमाओं को तब तक बनाए रखने के लिए बाध्य जब तक कि संधि लागू रहती है। अब यहाँ पे कब तक लागू की है, तो 2026 तक। 2021 तक थी पहले, 2010 में इसको हस्ताक्षरित किया गया था, फिर कितना थी 2021 तक थी। अब क्या तक कर दिया उसको, 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया, तो इसमें परमाणु हथियार हो गए,
लॉन्चर हो गया और भारी बम वर्षक, इन चीजों को शामिल किया गया है। 2010 में हस्ताक्षर न्यू स्टार्ट से रूस और अमेरिका द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या 1550 तक सीमित कर दी थी। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो गलती है उसके लिए सॉरी, और आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू।